Check. Mic check. So very good morning to every one of you all. कैसे हो आप लोग सब? I hope my audio and video is clear. All good? Wonderful. चलो सही है. Please let your friends know that I am live now, and let us start with this revision session relating to the Limited Liability Partnership Act. Short and sweet act है, but yes, one of the most scoring acts of your syllabus. स्कोरिंग सिलेबस के हिसाब से तो है, बट इवेंचुअली अगर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से भी देखोगे, आप लोग जानते हो आजकल के टाइम में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स जो होती है काफी पॉपुलर हो रही है, जिसकी वजह से हल्की सी झलक इंस्टीट्यूट ने आप लोगों को सीए फाउंडेशन में इस एक्ट की दी है, बट जैसे आप जानते हो पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. बाकी सारे सेक्शंस जो है वो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे इन सीए इंटर, बट इवन दैट इज नॉट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. कुछ सेक्शंस फिर भी बचे रहते हैं, वो आप लोगों को करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली एलएलपी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी आजकल मिल रही है. हेलो एवरीवन, हेलो. आई एम सो हैप्पी फॉर एवरी वन ऑफ यू ऑल कि संडे होने के बावजूद आप लोग ये रिवीजन सेशन के लिए आए हो. आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू. आई एम श्योर आप लोगों के ये एफर्ट्स जो है एक दिन रिवॉर्ड में बदलेंगे, है ना. चलो इसी से हम लोग चालू करते हैं द रिवीजन सेशन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. अब देखो, स्टार्टिंग में इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया है आईसीआई ने, जहां पे आईसीआई ने कहा है एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म. ऑल्टरनेटिव जैसे चाय नहीं तो कॉफी, तो वैसे ही यहां पर जैसे कहा गया है आपके मॉड्यूल में भी, एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म. तो जैसे मैं कह रही थी ऑल्टरनेट, जैसे चाय नहीं तो कॉफी, वैसे कंपनी नहीं तो फिर एलएलपी. तो अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई एंटिटी क्रिएट करना चाहते हो और अगर आपको लगता है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के इतने कंप्लायंस में आपको नहीं जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि एलएलपी में बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है, बेस्ट ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म. तो कैसे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मैम? पहली बात तो जैसे नाम कहता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यहां पे हमारे पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड. तो एक बहुत अच्छा फीचर है कंपनीज का, वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी का, वो हमने उठाया है और एलएलपी में इंट्रोड्यूस कर दिया. एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. कितने हद तक लिमिटेड होती है आगे हम देखने वाले हैं, बट अलॉन्ग विद दैट एक साइड पे जहां पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड की है, दूसरे साइड पे हमने आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप पार्टनरशिप के टर्म्स और कंडीशंस जो है वो खुद से डिसाइड कर सकते हो. सो इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म विच इज हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी. इसी को अगर इलैबोरेट करना है, मैं आपको बताना चाहती हूं और कुछ बातें, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, इंस्टीट्यूट ने ये जो सेंटेंस है ना जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, द फर्स्ट सेंटेंस दैट आई हैव रिटन, वो उन्होंने लिखा था और लिखा था आगे कमेंट. तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप ये दो चीजों को एक्सप्लेन करोगे. पहले तो आप एक्सप्लेन करोगे अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी. अब ऐसे केस में देखो, every partner is only an agent of the LLP. He is not an agent of other partners. तो जैसे कि आपने पार्टनरशिप एक्ट में देखा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, तो ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर है,
यहां पे क्या हुआ है मैं आपको बता रही थी, पार्टनरशिप एक्ट में आपने देखा था कि पार्टनर्स के बीच में होती है म्यूचुअल एजेंसी, जहां पे ऑल द पार्टनर्स टुगेदर कैन कैरी आउट द वर्क और इट कैन बी कैरीड आउट बाय वन ऑफ द पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यस और नो गाइस? तो अब देखो, पार्टनर एक है जो काम कर रहा है, बट सजा सबको मिलेगी। बट दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एन एलएलपी, क्योंकि एलएलपी में देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। हर पार्टनर जो काम कर रहा है वो काम करता है सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के लिए, वो दूसरे पार्टनर्स के लिए काम नहीं करता है। सो द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड अप टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। और कितने हद तक उनको उनकी लायबिलिटी लिमिट करनी है वो पार्टनर खुद डिसाइड करता है। सो देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन। सो ओनली अप टू दैट एक्सटेंट दे विल बी हेल्ड लायबल। वैसे तो एलएलपी एक सेपरेट पर्सन है, इसलिए एलएलपी खुद लायबल होगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ द एसेट्स दैट इट हैज, क्योंकि वो एक सेपरेट पर्सन है, राइट? तो अपनी एसेट से वो अपनी लायबिलिटीज को करता है रीपे। अगला पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डूइंग द पार्टनरशिप एक्ट्स। सो एलएलपी allows its members the flexibility of organizing the internal structure of the partnership based on the mutually agreed agreement. Partners आपस में डिसाइड करते हैं कौन से पार्टनर्स के कितने राइट्स और कितनी लायबिलिटीज रहेगी। तो ये चीज एक्ट से गवर्न नहीं हुई है, ये चीज गवर्न हुई है थ्रू द एलएलपी अग्रीमेंट, जिसके वजह से ये एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काफी पॉपुलैरिटी गेन हुई है। अब हम जाते हैं टू द डेफिनेशंस। ओके, सबसे पहला डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? आगे जाके आप एक सेक्शन पढ़ोगे पार्टनर से रिलेटेड सेक्शन, कि एलएलपी में पार्टनर कौन कौन बन सकता है, वहां पे आप देखोगे इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। सो अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ पार्टनर इन एन एलएलपी। तो उसके लिए आपको यह जानना जरूरी है, व्हाट डू यू मीन बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ या ना? तो अब देखो, श्रुति, पहले हम लोग एलएलपी का रिवीजन कर ले, उसके बाद हम लोग एनआई की बात करते हैं ना। जो चल रहा है उस पर आप फोकस करोगे तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। आ जाइए, तो बॉडी कॉर्पोरेट आ जाइए। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स 4 चीजें एंड इट एक्सक्लूड्स 2 चीजें। कौन सी 4 चीजें इंक्लूडेड रहती है? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी और फॉरेन एलएलपी। 4 चीजें कौन से इंक्लूडेड है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी और फॉरेन एलएलपी। बट इट एक्सक्लूड्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अ कॉर्पोरेशन सोल। इनके बारे में हमने काफी डिटेल में क्लास में चर्चा भी की है। अब अगर आप देखते हो पूरे डेफिनेशन में HUF 9 इंक्लूजन्स में आया है और उसको हमने एक्सक्लूड भी नहीं किया है, एंड दैट इज व्हाई HUF cannot be considered as a body corporate। और अगर HUF body corporate नहीं है, unfortunately HUF cannot be a partner in a limited liability partnership। Next, financial year. What do you mean by the word financial year? Financial year is the year starting from the first day of April and ending on 31st of March। बट इसमें एक प्रोविजो है, अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर द 30th डे ऑफ सितंबर ऑफ एनी ईयर, तो आपका फाइनेंशियल ईयर तो उस दिन से चालू हो जाएगा जिस दिन आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, बट इट विल एंड ऑन द 31st मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, जैसे कि आज क्या है, 28th ऑफ दिसंबर। आज सपोज मेरी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, मेरा फाइनेंशियल ईयर कब चालू होगा? ऑब्वियसली आज से चालू होगा 28 ऑफ दिसंबर। क्या आप लोग बता सकते हो चैट बॉक्स में, कम ऑन एवरीवन, व्हेन विल माय फाइनेंशियल ईयर कम टू एन एंड? 31st मार्च 2026 या 31st मार्च 2027? क्या आप लोग जवाब दे सकते हो? आदित्य रिप्लाई कीजिए प्लीज।
and other kids also, please let me know. Yes Gayatri, it will end on 31st March, but कौन सा 31st March, 26 का या 27 का is the question. Very good. सबसे पहले सही जवाब दिया है कशिश ने. क्या बात है कशिश, वेरी गुड. फिर उसके बाद फाल्गुनी, उसके बाद वंशिका, गर्विता, प्रांजल, यज्ञेश, बर्लिन, जय, आयुषी. क्या बात है. आई थिंक मेजोरिटी गर्ल्स ही आंसर कर रहे हैं. आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू ऑल द गर्ल्स. क्या बात है. शिफा, तौफीक, रिद्धि, अंश, हर्षित, छवि, प्रांजल. ओके, आई थिंक स्किप इट एवरीवन. अभी बहुत सारे चैट्स आ गए हैं. एवरीवन हैज गिवन द करेक्ट आंसर, बट वेरी गुड. जिनको खुद से जवाब देने आया है, कॉपी पेस्ट नहीं, आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू. सो इट विल एंड ऑन 31st March 2027. स्मॉल एलएलपी. हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको 2 नंबर का सवाल पूछ ले. डिफाइन अ स्मॉल एलएलपी. क्या आप लोग बोल सकते हो, याद करके बोलने की कोशिश करोगे स्मॉल एलएलपी की क्या डेफिनेशन है? चलो इस सवाल का जवाब देखते हैं. ये वाला डेफिनेशन तो फाइनेंशियल ईयर का मैंने रिवाइज किया था और आपको चैट बॉक्स में बोला था. क्या आप लोग मेरे रिविजन के बगैर बोल सकते हैं कब माना जाएगा आपकी एलएलपी स्मॉल एलएलपी है? लेट्स सी हु इज आंसरिंग फर्स्ट इन द चैट बॉक्स. ओके, आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाईज. जल्दी जल्दी बोलिए आप. सो देखो, स्मॉल एलएलपी इज एन एलएलपी जहां पे पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन इज अप टू 25 lakhs. देवांश, क्या बात है, वंडरफुल. विच में गो अप टू 5 crores एज इज प्रिस्क्राइब. बट क्योंकि कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया, हमारे लिए कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो रेलिवेंट है दैट इज 25 lakhs. एंड जब कभी भी एंड लिखा होता है मतलब कंट्रीब्यूशन तो इंपॉर्टेंट है, बट कंट्रीब्यूशन के साथ साथ व्हाट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इज द टर्नओवर. इस एलएलपी का टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. बट ऑफ कोर्स 40 lakhs can be increased to an amount which cannot be more than 50 crores. बट वो तब होगा जब रूल्स में प्रिस्क्राइब होता है. क्या आज रूल्स में कुछ प्रिस्क्राइब हुआ है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. और क्योंकि आज रूल्स में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, हमारे लिए व्हाट इज मोस्ट रेलिवेंट इज द अमाउंट ऑफ 25 lakhs एंड 40 lakhs. 2 कंडीशंस एक साथ अगर आपके एलएलपी ने पूरे किए हैं तो आपकी एलएलपी को माना जाएगा एज अ स्मॉल एलएलपी. कौन से वो 2 कंडीशंस है? एक, आपका कंट्रीब्यूशन जो है इट शुड बी अप टू 25 lakhs एंड योर टर्नओवर हैज टू बी अप टू 40 lakhs. दोनों कंडीशंस अगर एक साथ पूरे हुए तो आपकी एलएलपी को स्मॉल एलएलपी माना जाता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेटिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलएलपी? एवरीवन वेरी गुड. जिन किसी ने सही जवाब दिया है, वंडरफुल. फर्स्टली, एलएलपी होती है एक बॉडी कॉर्पोरेट. So LLP is a body corporate, of course, which is formed and incorporated under the LLP Act 2008. LLP का होता है परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस. कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस मतलब क्या? चाहे मेंबर आए, मेंबर मतलब पार्टनर, या चाहे पार्टनर जाए, एलएलपी जैसी है वैसी की वैसी रहती है. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक उसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहता है. एलएलपी को किसी पार्टनर के डेथ, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता है. क्यों फर्क नहीं पड़ता है? अगला फीचर इसको बताता है. क्योंकि एलएलपी का होता है एक सेपरेट स्टेटस इन द आईज ऑफ लॉ. एलएलपी अलग, पार्टनर्स अलग. कानून ने एलएलपी को एक सेपरेट पर्सन ही माना है, और क्योंकि हमने उसको सेपरेट पर्सन माना है, हमारे पार्टनर्स चाहे आ रहे हैं, जा रहे हैं, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, इंसैनिटी हो गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि एलएलपी होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन ओनली बी डिसॉल्व्ड बाय लॉ. अगला वाला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या पार्टनर्स के बीच में एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी होती है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ बिग नो. पार्टनर्स के बीच में देयर इज नो
म्यूचुअल एजेंसी। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, मैं रिपीट करना चाहती हूं, पार्टनर्स जो होते हैं एलएलपी के, दे आर द एजेंट्स ओनली ऑफ द एलएलपी। वो एक दूसरे के लिए काम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से नो पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट्स। अगर कोई पार्टनर काम कर भी रहा है, इट्स ओनली एंड ओनली फॉर द एलएलपी, इट्स नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स। देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। नेक्स्ट, यही पार्टनर्स के बीच में एक एलएलपी अग्रीमेंट बनाया जाता है और इसी एलएलपी अग्रीमेंट के द्वारा पार्टनर्स के बीच के राइट्स और ड्यूटीज को गवर्न किया जाता है। तो जैसे हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, एलएलपी में पार्टनर्स के पास फुल फ्रीडम होता है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू डिसाइड कि पार्टनर्स के बीच में आपस के राइट्स और ड्यूटीज क्या रहेंगे और पार्टनर का एलएलपी के साथ राइट्स और ड्यूटीज क्या रहेंगे। तो अब सारी बातें डिसाइड ही होती है एलएलपी अग्रीमेंट के द्वारा। तो यही एलएलपी अग्रीमेंट दो रिश्तों के राइट्स और ड्यूटीज गवर्न करता है, एक पार्टनर्स के आपस के रिश्ते का और दूसरा पार्टनर्स का अलोंग विद द एलएलपी। जो राइट्स और ड्यूटीज होती है वो गवर्न की जाती है बाय द एलएलपी अग्रीमेंट। So, mutual rights and duties of the partners within the LLP is governed by the LLP agreement. Also, इसमें और एक चीज आप ऐड कर सकते हो, even the rights and duties between the LLP and partners is governed by the LLP agreement. अगला पॉइंट, कॉमन सील। अब LLP तो आर्टिफिशियल पर्सन है, आपके और मेरे जैसा नेचुरल पर्सन तो है नहीं कि आए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया और चले गए। अब अगर वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर कर सकता है बट साइन कैसे करेगा? इसी दुविधा को मिटाने के लिए हमने एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था रिलेटिंग टू कॉमन सील। तो आप अगर चाहो आपका एलएलपी का कॉमन सील बना सकते हो। कॉमन सील इज लाइक द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द एलएलपी। बट याद रखना, कॉमन सील आज के टाइम पे मैंडेटरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल। अगर एलएलपी के पास कॉमन सील है तो फिर तो क्या बात है, बट अगर एलएलपी के पास कॉमन सील नहीं है तो भी क्या ही बात है। उस कॉन्ट्रैक्ट को दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है वो साइन कर लेंगे तो तब माना जाएगा कि एलएलपी ने इस कॉन्ट्रैक्ट में अपना कंसेंट दिया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एलएलपी इज कि पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। ना द क्वेश्चन अराइजेस कितने हद तक लिमिटेड होती है? इट्स लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन। तो जितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने अग्री किया है एलएलपी अग्रीमेंट में, उतने हद तक उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। अगला बहुत इजी क्वेश्चन, what is the minimum and the maximum number of partners in an LLP? LLP में कम से कम आपको लगते हैं दो पार्टनर्स, उतना ही नहीं, एक्चुअली आपको लगते हैं इवन एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। आगे एक स्पेसिफिक सेक्शन है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का, सेक्शन नंबर 7, बट क्योंकि यहां पे मिनिमम मैक्सिमम का लिमिट आ रहा है, कम से कम 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन एलएलपी। अब जितने चाहो उतने पार्टनर्स एलएलपी में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बट यस, ये याद रखना, एलएलपी जो है इट हैज टू बी incorporated only with the objective of doing business and earning profits. So LLP only can be incorporated with the intention of making profits. Very good. Sumit, Gayatri, Garvita, Sunil, Kashish, क्या बात है, सृष्टि, वंडरफुल, वंशिका, देवांश, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हो, अच्छे से हुआ है आपका एलएलपी का एक्ट। इनफैक्ट कल के एजेंसी के कंपैरिजन में आज आप लोग बेटर आंसर्स दे रहे हो। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ एन एलएलपी। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एन एलएलपी? हाय विनीत शर्मा,
वेलकम टू द रिविजन सेशन। खाओ पियो ऐश करो। हाँ बेटा, खाओ पियो ऐश करो, बट बीच बीच में पढ़ भी लेना, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, अपनी अय्याशी की पूरी बैंड बजेगी रिजल्ट के दिन। सब कुछ करो, खाओ पियो फिरो मस्ती करो, सब कुछ करो, बट जब जब करना रहेगा तब तब तो बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है? नहीं तो अपने को ऐसे हल्का सा झटका देगा जो बहुत जोर से लगेगा डायरेक्टली 4 महीने बाद, ठीक है? सो आई नो अभी न्यू ईयर्स आ रहा है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम अटेम्प्ट का तो क्या है, साल में 4 बार आता है, आफ्टर एवरी जनवरी देयर इज अ मे, आफ्टर एवरी मे देयर इज अ सितंबर। न्यू ईयर तो एक ही बार आता है, साल में एक बार जो आएगा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ना, जो साल में 3 बार आ रहा है उसको थोड़ी ना इंपॉर्टेंस देंगे। बट क्या आप चाहते हो कि आपका अटेम्प्ट 3 बार आए, इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। आप तो यही चाहोगे ना कि आपका अटेम्प्ट एक ही बार हो फाउंडेशन का, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये कुछ फेस्टिवल्स आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। इनफैक्ट बेटर डील है कि आप चाहते हो कि आप वैलेंटाइंस डे अच्छे से सेलिब्रेट करो, अगर हाँ तो इज्जत में न्यू ईयर्स के दिन पढ़ाई करो, ठीक है? नहीं तो फिर वैलेंटाइंस डे के दिन अच्छा तोहफा मिलेगा, आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको छोड़ के जाएगी क्योंकि तब तक रिजल्ट का टाइम आ चुका होगा। तो नाउ द चॉइस इज ऑल योर्स, यू आर स्मार्ट इनफ, राइट? ओके, चलो आ जाइए। मैम कैन यू प्लीज शेयर द नोट्स? आई थिंक द नोट्स आर इन द चैट बॉक्स। तो चैट बॉक्स में आप लोगों को एक गूगल ड्राइव की लिंक नजर आ रही होगी, वहीं से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? आ जाइए। एडवांटेजेस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लेट्स चेक इट आउट। 5 एडवांटेजेस है। वैसे तो हम इनकॉर्पोरेशन के सारे स्टेप्स देखने वाले हैं, और आपने क्लास में तो देखा था 3 स्टेप्स को फॉलो करके आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जिसकी वजह से वी कैन कंक्लूड कि एलएलपी इज इजी टू फॉर्म। इनफैक्ट एलएलपी को डिसॉल्व करना भी बहुत आसान है। 3/4 पार्टनर्स ने अगर हाँ बोल दिया, आप आपके एलएलपी को डिसॉल्व कर सकते हो। सो इट्स इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, इजी टू रिमेंबर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। वापस से बोलो तो एलएलपी को इनकॉर्पोरेट, मतलब एलएलपी के एडवांटेजेस क्या? इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। फिर उसके बाद पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। ये तीसरी बार है जो मैं ये चीज रिवाइज कर रही हूं, और उन लोगों को दिया जाता है फुल फ्लेक्सिबिलिटी to govern their mutual rights and duties, and everything in an LLP operates on the basis of an agreement। तो आपके पास फुल फ्रीडम है जो जिंदगी में आपको नहीं मिला था, LLP आपको दे रहा है फुल फ्रीडम, ठीक है? चलो ठीक है, आ जाइए। तो कहीं और आप आपके मन के मर्जी के मालिक हो ना हो, एलएलपी अगर इनकॉर्पोरेट की है तो आप मस्त मौला हो जाओगे। आप जो चाहो फुल फ्रीडम, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस खुद डिसाइड करके एलएलपी एग्रीमेंट में लिख सकते हो, है ना? आ जाइए। सो 5 एडवांटेजेस क्या है एलएलपी के? इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की लिमिटेड, along with that they have the flexibility for the procedural requirements, and everything in an LLP operates on the basis of an agreement। तो अब सेक्शंस की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशंस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, नाउ लेट्स एडवांटेजेस भी हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल सेक्शंस इन द LLP एक्ट। वैसे अच्छा ठीक है, ये कर लेते हैं, और एंड में हम लोग एलएलपी कंपनी और एलएलपी और पार्टनरशिप का डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट पहले ठीक है, चलो कर ही रहे तो सारे सेक्शंस पहले कर लेते हैं। हु कैन बी अ पार्टनर? दिस डेफिनेशन एंड दिस सेक्शन इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हो सकता है इसका सेक्शन नंबर भी याद कर लेना, सेक्शन नंबर 5। पार्टनर कौन कौन बन सकता है एलएलपी में? पार्टनर बन सकता है या तो एक इंडिविजुअल, या तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बॉडी कॉर्पोरेट बताया था, इवन अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ पार्टनर। कौन कौन पार्टनर बन सकता है एलएलपी में? इधर एन इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट। बट याद रखना, इंडिविजुअल तभी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है अगर उसका माइंड अनसाउंड नहीं है,
अगर वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट नहीं है और अगर उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया है, इन शॉर्ट इंडिविजुअल की डेफिनेशन में से 3 कैटेगरी के इंडिविजुअल्स एक्सक्लूडेड है. अ पर्सन हुज माइंड इज अनसाउंड, हु इज अनसाउंड माइंड. मैं नहीं कह रही हूं कि अरे ये बच्चा तो क्या बड़ा ही हावला है, तो अब ये बच्चा अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर नहीं हो जाएगा. अनसाउंड माइंड इफ डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? ये बंदा जो है उसको कोर्ट ने ऑलरेडी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लिया है, बट अभी तक उसकी एसेट्स बेचकर लायबिलिटीज रीपे करने का प्रोसीजर अभी तक खत्म नहीं हुआ. ही स्टिल इन दैट प्रोसेस. ऐसे बंदे को कहते हैं एज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. या तो फिर पर्सन ने अप्लाई किया है फॉर इंसॉल्वेंसी एंड हिज एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग. इस बंदे के हाई चांसेस है कि ऑफिशियली वो भी इंसॉल्वेंट ही डिक्लेयर होने वाला है, बिकॉज कौन बंदा खुद इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करेगा, राइट? और इसलिए वैसे भी आगे जाके ये बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने वाला है और वो एक्सक्लूजन्स में आ जाएगा. सो इट्स बेटर टू बी कॉशियस. सो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाले फंडा को लॉ ने अप्लाई किया और कहा है अगर आपने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई भी किया है, भले ही आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है, बट फिर भी आप पार्टनर नहीं बन सकते इन एन एलएलपी. तो बता कौन पार्टनर बन सकता है? या तो एक इंडिविजुअल या तो फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट. बट ऐसा इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकता है जो अनसाउंड माइंड का है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है. इंस्टीट्यूट को बहुत ही गहराई में आपको टेस्ट करना है ना. इंस्टीट्यूट ऐसा सवाल बना सकती है, क्या ना डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट बी अ पार्टनर इन एन एलएलपी? इस सवाल का जवाब है यस. अ डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट की एसेट्स जीरो है, लायबिलिटी जीरो है. Now he has the capacity to enter into a contract and thus he can also be a partner in an LLP. तो थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप सोचोगे, इंग्लिश को सही तरीके से इंटरप्रेट करोगे, आपको जवाब अपने आप आ जाएंगे. आसान है, आप टेंशन मत लो, ठीक है? ओके. नेक्स्ट, बॉडी कॉर्पोरेट में अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, 4 इंक्लूजन्स है और 2 एक्सक्लूजन्स है. तो इंक्लूजन्स मतलब ये चारों भी एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं. इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी. बट देन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अ कॉर्पोरेशन सोल is not covered under the definition of a body corporate and hence they cannot be appointed as a partner in an LLP. ऋत्विक, नोट्स जो है ना बेटा, नोट्स वो चैट आपको अगर डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा इस वीडियो का, उसमें गूगल ड्राइव की लिंक होगी बेटा. ओके, नेहा, विनीत, आदित्य एंड ऋत्विक, उसी ड्राइव के लिंक पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे बच्चा, ठीक है? नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. तो अब सेक्शन 6 कहता है कोई भी एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है. ये भी अच्छा सेक्शन है एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन है. बट अगर कोई भी समय पे ऐसा हो गया कि आपके एलएलपी में 2 से कम पार्टनर्स हुए एंड योर एलएलपी कंटिन्यूज टू रन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 months, तो अब लॉ मेकर ने बोला है 6 महीने बहुत टाइम है, हमने आपको दिया था आपकी गलती सुधारने का. 6 months में भी अगर आपने आपकी गलती नहीं सुधारी है तो अब लॉ मेकर कहता है 6 महीने के बाद जो भी लायबिलिटी इनकर हो रही है उस लायबिलिटी के लिए दिस पार्टनर इज गोइंग टू बी पर्सनली लायबल. बट याद रखना, पर्सनली लायबल वो कब से होगा? याद रखना, ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months. 6 महीने तक हमने उसको उसकी गलती सुधारने का मौका दिया है. आप अगर गलती सुधार देते हो बहुत अच्छी बात है, एलएलपी लायबल होगा. बट अगर 6 महीने हो गए फिर भी आपने आपकी गलती को नहीं सुधारा, 6 months के बाद
जो भी लाइबिलिटी एलएलपी के नाम पे इनकर हो रही है उसके लिए आप ही पर्सनली लायबल होने वाले हो। इस सेक्शन की थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है तो मैं इसको रीड करना चाहती हूं। सी, every LLP shall at least have 2 partners. But if at any time the number of partners is reduced below 2 and it continued for more than 6 months, then the partner shall be liable personally for the obligations. Obligations मतलब जिम्मेदारी, liabilities of the LLP during that period. During that period मतलब क्या होता है? During that period मतलब that period which was after the completion of 6 months. कौन liable होगा? This reduced number of partner is going to be personally liable. आप कहोगे मैं सारे सेक्शंस को इंपॉर्टेंट ही कह रही हूं, बट है तो है, मैं क्या कर सकती हूं? 5, 6, 7 पार्टनर, फिर रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड 7 इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ये तीनों भी सेक्शंस आर एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखो, जैसे 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है, ओके, वेरी गुड तनीषा, फाफड़ा फाफड़ा, ओके, फाल्गुनी, वेरी गुड, क्या बात है। तो सुनो ना मेरी बात, मैं क्या कह रही थी? हम ये कह रहे थे कि जैसे पार्टनर्स 2 होना कंपलसरी है, वैसे एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होना जरूरी है। देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलएलपी के डे टू डे अफेयर्स मैनेज करने के लिए। जो भी लीगली सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस, इन्हीं को कंप्लाई करना होता है। तो लीगल कंप्लायंस के लिए भी अपना डेजिग्नेटेड पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब पार्टनर तो कितने भी हो सकते हैं ना, हमने देखा था देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसलिए लॉ मेकर ने क्या बोला? लॉ मेकर ने बोला काम करते, सभी को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नहीं देते, दे सकते, तो इसलिए हम एक काम करते, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते, डेजिग्नेटेड पार्टनर। आप क्या करो, आपके पार्टनर्स में से ही कम से कम 2 लोगों को, कम से कम 2 लोगों को अपॉइंट कीजिए एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एंड इनफैक्ट ये 2 कैसे होने चाहिए? इंडिविजुअल्स। क्यों इंडिविजुअल्स होने चाहिए? देखो, लॉ बहुत लॉजिकल है, अगर आप उसको ठीक से पढ़ो तो। हमने क्लास में तो डिटेल में देखा है। इंडिविजुअल इसीलिए, इनफैक्ट मैंने अभी भी रिवीजन करते करते आपको समझाया, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, लीगल रूल्स रेगुलेशंस के कंप्लायंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो, पार्टनर तो कोई भी बन सकता है, इंडिविजुअल भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी, बट बॉडी कॉर्पोरेट तो खुद आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कैसे कंप्लायंस करेगा, कैसे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? इसलिए हमने इस फैक्ट को रिस्पेक्ट किया कि पार्टनर कोई भी बन सकता है, बट हम चाहेंगे कि डेजिग्नेटेड पार्टनर वही पार्टनर बने जो कौन है? इंडिविजुअल है, ताकि वो मैनेजमेंट में भी ध्यान रख सकता है और डे टू डे एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हुए लीगल कंप्लायंस भी कर सकता है। और इनफैक्ट ये जो इंडिविजुअल्स है ना, उसमें से एक इंडिविजुअल कम से कम इंडिया में रेसिडेंट होना जरूरी है। इसका भी सेम लॉजिक है। आप इंडिविजुअल हो, बट आप आधे से ज्यादा टाइम तो इंडिया के बाहर ही रहते हो, अमेरिका में। अब आप बताओ, आप अगर अमेरिका में रह रहे हो, यहां पे बैठे बैठे आप कैसे मैनेजमेंट करोगे? आप कैसे लीगल कंप्लायंस करोगे? आपका इधर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रजिस्टर ऑफ एलएलपीज इधर है, एनसीएलटी इधर है, सारी ऑथोरिटीज इधर है, तो आप काम करोगे तो कैसे करोगे? इसलिए कहा गया है एक तो दोनों भी लोग इंडिविजुअल होना जरूरी है, और वो 2 में से कम एक बंदा जो है इंडिया में रेसिडेंट होना भी कंपलसरी है। बट अब आप कहोगे मैम, ओ मैम, मेरे तो सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है। हो सकता है ना, पार्टनर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट। मेरी एलएलपी में मैम सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, या तो फिर मैम मेरे एलएलपी में सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है एक्सेप्ट फॉर 1 बंदा। तो ठीक है, वो बंदे को तो हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बना लेंगे, बट आपने तो कहा है मैम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना कंपलसरी है, तो करे तो भी क्या करे मैम? लॉ मेकर ने इस सिचुएशन को सोचा है और कहा है अगर आपके एलएलपी में जस्ट इन केस सारे के सारे पार्टनर्स
बॉडी कॉर्पोरेट्स है, या तो सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स है एक्सेप्ट फॉर वन, तो अब आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एक नॉमिनी। क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? नॉमिनी। और यही नॉमिनी जो है he will be considered as a designated partner। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर। नॉमिनी को अपॉइंट किया जाएगा। वेरी गुड। चाय O7। आई थिंक मुझे जो सारी चीजें पसंद है वही आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो क्या? मेरे को टेम्प्ट मत करो, नहीं तो लेक्चर छोड़ के मुझे चाय पीनी पड़ेगी और फाफड़ा खाना पड़ेगा। ठीक है। सो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल रही थी मैं? चाय और फाफड़ा ने मेरा माइंड डाइवर्ट करवा दिया। हाँ, अगर एलएलपी में ऐसा कोई है जहां सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, या सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है एक्सेप्ट फॉर वन, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हो, एंड दिस नॉमिनी शैल बी कंसिडर्ड एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर। आप कैसे बनोगे डेजिग्नेटेड पार्टनर? आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनते हो या बनना सीज होते हो इन अकॉर्डेंस विथ द एलएलपी अग्रीमेंट। याद रखना, सारी चीजें जो आपके साथ होगी एलएलपी में, इट्स ओनली गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू द एलएलपी अग्रीमेंट। हाँ, और मैंने ये भी क्लास में कहा था, कंसेंट के बगैर कुछ नहीं होता है। आई मीन, अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है, आपको आपका प्रायर रिटन कंसेंट देना होगा। अगर आप रिटन कंसेंट नहीं देते हो, आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हो। और फिर यही अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिटेल्स अलोंग विद द रिटन कंसेंट आप फाइल करोगे विथ द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days of appointing that person as a designated partner। और designated partner आप तभी बन सकते हो जब आपके पास होता है DPIN। DPIN designated partner identification number। ओके, हाँ, मेरी तरफ से आज चाय फाफड़ा की पार्टी है। आ जाओ आप प्रेस्टीज पॉइंट पे, आ जाइए। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड पार्टनर की क्या जिम्मेदारी होती है? हमने 2 बार ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ये तीसरा पॉइंट है। ही इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ही इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग ऑल द लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स। इस एक्ट के कंप्लाई करने की जिम्मेदारी होती है किसकी? डेजिग्नेटेड पार्टनर की। बट जहां पे हमने आपको जिम्मेदारी दी है, मतलब अब कल जाके कुछ कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो पेनल्टी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर को ही लगेगी। हाँ, नेक्स्ट, कल जाके अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजीशन में वेकेंसी आ गई, उसकी डेथ हो गई, वो रिटायर हो गया, कुछ और कारण हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो आपको 30 दिनों में उस डेजिग्नेटेड पार्टनर की जगह भरनी पड़ेगी। और कोई भी केस में अगर सिर्फ एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रह गया आपके एलएलपी में, तो अब ऐसे केस में वी विल कंसिडर दैट एवरी पार्टनर इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, ओके। आई थिंक ये लास्ट पार्ट है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी। हो जाएगा जल्दी से। एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम 2 लोग लगते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। और एलएलपी को जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो, इट कैन ओनली बी फॉर डूइंग बिजनेस, obviously which has to be a lawful business, and this business should be to earn profits। फिर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको फाइल करने पड़ते हैं विद द रजिस्ट्रार। कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स तो हम देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप एक डिक्लेरेशन भी देते हो। कौन देता है एक डिक्लेरेशन? CA, CS, CMA और एन एडवोकेट अलोंग विथ एनी वन सब्सक्राइबर। क्या लिखा होता है डिक्लेरेशन में? कि एक्ट में जो सारी चीजें लिखी गई है एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो सारी चीजें हमने कंप्लाई करी है। कौन से डॉक्यूमेंट्स? देखो, डॉक्यूमेंट्स में आप क्या दोगे? एलएलपी का नाम, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस,
पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर का एड्रेस। हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो टू द रजिस्ट्रार along with the declaration signed by two people, CA, CS, CMA, advocate, along with any one subscriber. जैसे ही आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को दिए, रजिस्ट्रार इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रजिस्टर करेगा और 14 दिनों के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट देगा। इसी को कहते हैं एज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें लिखा जाएगा इस तारीख को आपकी ये जो एलएलपी है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है, जिसमें एलएलपी का नाम और उसकी जन्म तारीख लिखी होती है। एंड ऑफ कोर्स रजिस्ट्रार जब ये सर्टिफिकेट इशू करता है, वो इशू करता है अंडर इट्स कॉमन सील, और जैसे ये सर्टिफिकेट हाथ में आता है, इट विल एक्ट लाइक अ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपकी एलएलपी अब इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और लीगली जो सारे प्रोविजंस आपको कंप्लाई करने थे एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो सारे प्रोविजंस आपने कंप्लाई किए हैं। एलएलपी क्या अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। क्या कहता है ये सेक्शन? पहली बात तो एवरी एलएलपी शैल हैव इज कंपल्सरी, शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे क्या किया जाएगा, सारे नोटिसेस कम्युनिकेट किए जाते हैं। तो आपको अगर एलएलपी को कुछ नोटिस देना है, पार्टनर को कुछ नोटिस देना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को नोटिस देना है, तो ऐसे केस में आप इस नोटिस को भेजोगे एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर। और ये ऑफिस पे जब आप भेजते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस पे आप भेज सकते हो ईदर बाय पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। इस बारे में भी क्लास में हमने चर्चा की थी, पोस्ट क्या होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है। और अगर एलएलपी चाहे वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो है वो चेंज कर सकता है, जिसके बाद उसको इस बारे में नोटिस रजिस्ट्रार को देनी होगी। तो जो भी कुछ हो रहा है, इतना याद पक्का रखना कि आपको नोटिस जो है वो किसके पास देनी पड़ती है, रजिस्ट्रार के पास देनी पड़ती है। ठीक है, मम्मा को सारी चीजों के बारे में इंफॉर्म करना कंपलसरी है। क्लास कब तक होगी? आई थिंक 130 तक, 130 140 तक अपना एलएलपी एक्ट हो जाएगा अलोंग विथ क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है श्रुति, पेशेंस, श्रुति पेशेंस, मैं करवा रही हूं, कर लो, नहीं तो अकेले नहीं होगा। और अगर आपको अकेले करना है, इट इज ओके बेटा, ये यूट्यूब पे ही लेक्चर है। इफ यू वांट यू कैन वॉच इट व्हेन एवर यू वांट टू, हाउ मेनी एवर टाइम्स यू वांट टू, वॉट एवर स्पीड with which you want to watch the lecture. But patience रखो बेटा, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 मिनट्स तो हुई है क्लास चालू होके, कितनी जल्दी थक जाते हो आप तो घर पे बैठे बैठे आराम से सिर्फ सुन रहे हो। मैं यहां पे क्लास में आई हूं, आप ही खुद देखिए, आपके लिए इतना बोल रही हूं, आप सुनने का तो काम कर ही सकते हो। संडे परिवार के साथ स्पेंड ना करते हुए आप लोगों के लिए आई हूं। आप देखो, अगर मैं इतना कुछ आपके लिए कर सकती हूं तो आपको तो थोड़ा बहुत एफर्ट लेना पड़ेगा, राइट? नहीं तो संडे किसको अच्छा नहीं लगता है फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। आई हूं मैं बेटा आपके लिए, थैंक यू ही बोल देते। आ जाइए। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन। अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है, उसका इफेक्ट क्या होगा? नाउ एलएलपी कैन बाय, acquire, dispose assets in its own name. It can incur liabilities in its own name. It can sue and be sued in its own name. वो अगर चाहे, it can have its common seal and it can do every such stuff which a body corporate can legally do. Thank you so much, Jay, Falguni, Naina, Tawfiq. Thank you so much, Roshni, Sumit, Berlin.
थैंक यू रिद्धि. इट रियली मीन्स अ लॉट. कशिश, इंडिया गेमिंग, गर्विता, छवि, थैंक यू. ओके, देखो इतना सा कुछ नहीं, बट उसके वजह से मेरे चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल आ गई. इट रियली मेक्स अ डिफरेंस. आप भी इतने एफर्ट्स कर रहे हो, जब कोई थोड़ी सी तारीफ कर ले और बोले कि कोई बात नहीं बेटा, आधा घंटा सो जा, आधा घंटा रेस्ट कर ले, तूने बहुत मेहनत की है, कितना दिल को सुकून मिलता है. हमको पता है ये कर रहे हैं, हम हमारे लिए ही कर रहे हैं, इससे हमारा ही फायदा है, बट फिर भी कोई थोड़ा सा दो शब्द अगर अच्छा बोल दे, कितना अच्छा लगता है अंदर से. वैसी वो बात है. फिर भी आप तो अपने लिए ही कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कर रही हूं, तो फिर आप खुद ही सोचो. तो वैसी वो बात होती है बेटा. इफ यू एक्सपेक्टिंग, देखो आपको खुद को कितना अच्छा लगता है कोई आपकी तारीफ कर ले, तो मैं भी इंसान हूं ना, रोबोट तो नहीं हूं भाई. बस स्विच इन स्विच आउट आना है, पढ़ाना है, खत्म करना है, ऐसा थोड़ी ना है. जो भी है ये तो हम एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, राइट, जस्ट फॉर ऑल. बैच तो हमारी हो चुकी है, तो थोड़ा सा बोल दिया, कितनी बड़ी मुस्कान मेरे चेहरे पे आ गई, आप खुद ही देख लो. वी ऑल आर ड्रिवन बाय इमोशंस, राइट. आ जाइए. ब्रेक टाइम होगा बेटा आफ्टर दिस एक्ट, ठीक है. एलएलपी खत्म होने के बाद ब्रेक टाइम दूंगी, फिर नेगोशिएबल चालू करेगा, आप टेंशन मत लो. मैंने आपको कहा था मैं एंड मोमेंट तक आपके साथ रहूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी आपका साथ. नेम, देखो, नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड विद अ नेम जो अनडिजायरेबल है, या जिसका नाम आइडेंटिकल है विद सम अदर एलएलपी का नाम, अदर कंपनी का नाम, या विद सम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. देखो यहां पे क्या दिया है, आपके एलएलपी का नाम शुड नॉट बी सिमिलर टू अनदर एलएलपी, अनदर कंपनी और सम ट्रेडमार्क. पार्टनरशिप के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब एलएलपी का नाम अगर किसी पार्टनरशिप फर्म से सिमिलर भी है तो भी एक्ट को कोई दिक्कत नहीं है. बट यही नाम आप रिजर्व करते हो कब, जब आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है, तब रन एलएलपी में, याद है आपको. और एग्जिस्टिंग एलएलपी भी अगर चाहे अपना नाम जो है वो चेंज कर सकती है. रन एलएलपी के द्वारा आपका नाम रिजर्व किया जाता है. कितने समय के लिए रिजर्व किया जाता है, आपका एलएलपी का नाम रिजर्व किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. और इसी बीच में अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है ना, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करके, डिक्लेरेशन बना के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है, और इसी के बाद तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है विद द नेम दैट यू हैड गॉट रिजर्व्ड फॉर योरसेल्फ. ये भी सेक्शन मुझे तो इंपॉर्टेंट लगता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी. कभी अगर आपने आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट करवाया है विथ अ नेम which is identical to another LLP का नाम और another कंपनी का नाम और identical to some trademark, तो आपको पता है आपको कौन ऑर्डर दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक चिट्ठी दे सकता है जिसमें प्यार से लिखा जाएगा कि आप आने वाले 3 महीनों के अंदर आपके एलएलपी का नाम चेंज कर लो. इनफैक्ट अगर आपका नाम कोई रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के ट्रेडमार्क से सिमिलर है, तो ये जो ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी एंड कैन रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेट योर एलएलपी का नेम चेंज्ड. तभी भी जैसे ही आपको सीजी का ऑर्डर आया, आपको 3 महीनों के अंदर आपके एलएलपी का नाम चेंज करना पड़ेगा. जैसे ही आपने आपके एलएलपी का नाम चेंज किया, आपको क्या करना पड़ेगा, 15 दिनों के अंदर इस बारे में रजिस्ट्रार को नोटिस देनी पड़ेगी. बट रजिस्ट्रार को जब आप नोटिस देते हो कि हे रजिस्ट्रार देखो हमने हमारे एलएलपी का नाम चेंज किया है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी भी रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी कि मम्मा, ओ मम्मा देखो हमने नाम चेंज कर लिया है. मम्मा पूछेगी नाम चेंज क्यों किया, इसीलिए आप पहले ही मम्मा को सीजी के ऑर्डर की कॉपी भी दे देना. और फिर आपको एक रजिस्ट्रार नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी विथ द न्यू नेम ऑफ योर एलएलपी. कल जाके अगर एलएलपी ने 3 महीनों में नाम चेंज नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आपका नामकरण करेगा और आपको एक नया नाम ग्रांट करेगा और रजिस्ट्रार को बताएगा, जिसके बाद रजिस्ट्रार आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन
इशू करता है. सो आई थिंक दैट्स अबाउट द LLP एक्ट. एक लास्ट चीज बची है LLP एक्ट में, एंड दैट इज द डिफरेंशिएशन. Differentiation between LLP and company and LLP and partnership firm. और ये differentiation भी equally important है. Differentiation. ये देखो, difference between LLP and partnership firm. Check it out, guys. LLP बॉडी कॉर्पोरेट है, बट पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है. LLP अलग, पार्टनर्स अलग, बट पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ही फर्म होता है और फर्म मतलब ही पार्टनर्स होता है. LLP is created by a legal procedure. अभी आपने देखा 11-12 वाले सारे sections. But partnership firm is created by an agreement. It can be written agreement, even an oral agreement is okay. Registration of an LLP is compulsory, whereas registration of a partnership firm is voluntary. पार्टनर्स इन एन LLP आएंगे जाएंगे, बट LLP जैसा है वैसा का वैसा रहता है, क्योंकि LLP का होता है परपेचुअल सक्सेशन, बट पार्टनरशिप फर्म का परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है. किसी पार्टनर के डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी की वजह से आपका पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकता है. LLP में देर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, बट पार्टनरशिप फर्म में देर इज म्यूचुअल एजेंसी. LLP में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन, बट पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जहां पे उनकी पर्सनल एसेट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यहां पे LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कंसेप्ट होता है. पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स आर इनटू द व्हाट मैनेजमेंट. यहां पे कॉमन सील हो सकता है अगर आप चाहो तो. पार्टनरशिप फर्म में कॉमन सील का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. सो दैट वाज, हाँ, क्या माइनर को आप LLP में इंट्रोड्यूस कर सकते हो एज अ पार्टनर? नो एंड नेवर एवर. पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं. बट पार्टनरशिप फर्म में माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म which is an existing partnership firm after taking the consent of all the partners. Okay? और ये डिफरेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है LLP एंड LLC. व्हाट इज LLC? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. सो बेसिकली इंस्टीट्यूट आपको डिफरेंशिएशन पूछ रहा है बिटवीन एन LLP एंड अ कंपनी. तो अगर LLC पूछा है, कंफ्यूज मत होना, दैट्स नथिंग बट इट्स अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो अब देखो, यहां पे पार्टनर्स बोला गया है, यहां पे बोला गया है मेंबर्स. यहां पे इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस गवर्न होते हैं बाय एन अग्रीमेंट, बट यहां पे गवर्न होते हैं बाय द स्टैट्यूट विच इज द कंपनीज एक्ट 2013. नाम में LLP लिखना जरूरी होता है. यहां पे नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होता है. यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होते हैं, और LLP में देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स. बट प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम देयर इज नो सच लिमिट. यहां पे लाइबिलिटी पार्टनर्स की लिमिटेड होती है अप टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन. यहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अनपेड शेयर कैपिटल. LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं. यहां पे डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं. यहां पे कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं. यहां पे 2 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी. ऐसा करके हमारा एग्जॉस्टिव रिवीजन LLP एक्ट का हो जाता है समाप्त. अब रिवीजन तो हो गया, बट क्या क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? यस. क्वेश्चंस का क्या आप लोगों के पास, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, डिस्क्रिप्शन में है क्या क्वेश्चंस की फाइल? ये वाली प्रैक्टिस क्वेश्चंस LLP? आई थिंक नहीं है. ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में तो नहीं है,
मैं भेज दूंगी आप लोगों को टेलीग्राम पे, या बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी ये फाइल. आई जस्ट फॉरगॉट इट टू सेंड इट टू माई स्टाफ. अभी आप देख लो और आंसर्स आप लिख लेना मेरे साथ, बाद में आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेना. तो अगर मैं जनवरी 26 के आरटीपी का क्वेश्चन देखती हूं एलएलपी एक्ट का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू सुमित. यस बेटा फाल्गुनी, राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो जनवरी 26 अटेम्प्ट का है, जहां पे बोला है व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द चेंज इन द नेम ऑफ द एलएलपी. सो दिस इज बेसिकली अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन जहां पे चेंज इन नेम से रिलेटेड पूछा गया है. तो आप लोग जानते हो कोई भी एलएलपी का नाम ओके अगर सिमिलर है, आइडेंटिकल है विथ अनदर एलएलपी का नाम, अनदर कंपनी का नाम और विथ सम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शंस दे सकता है कि आपको आपके एलएलपी का नाम चेंज करना पड़ेगा. वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आपको कंप्लाई करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ सच डायरेक्शन. हाँ, बट ये जो केस है ना ट्रेडमार्क का, जो प्रोप्राइटर है ट्रेडमार्क का, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी. तो 3 महीनों के अंदर आप एलएलपी का नाम चेंज करोगे, और जैसे एलएलपी अपना नाम चेंज करता है 15 दिनों के अंदर आपको इस चेंज के बारे में नोटिस देना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके बाद रजिस्ट्रार आपको इशू करेगी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days विद द चेंज्ड नेम ऑफ द एलएलपी. और आपको यही चेंज इन द नेम एलएलपी अग्रीमेंट में भी करना पड़ेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आपने ऑर्डर्स कंप्लाई नहीं किए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आपका नामकरण कर लेगा और रजिस्ट्रार को बताएगा, और रजिस्ट्रार आपका नया नाम एंटर करके आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा. बाद में अगर आप चाहो खुद से आपका नाम चेंज कर सकते हो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया गया नाम आपको पसंद नहीं आया. तो आप बुक्स में, जैसे हम क्लास में क्रॉस रेफरेंस देते थे, आपकी बुक्स बोल रही होगी, वैसा क्रॉस रेफरेंस आप ये आरटीपी के क्वेश्चन के लिए भी दे सकते हो रिलेटिंग टू चेंज ऑफ नेम. नेक्स्ट, सितंबर 2025 इसका पहला वाला अटेम्प्ट का जो आरटीपी है उसमें सवाल पूछा था, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द पर्सन्स टू बिकम द पार्टनर्स इन द एलएलपी. ओके, एलिजिबिलिटी, कौन कौन पार्टनर बन सकता है, and what are the consequences if the LLP carries on the business with less than the minimum number of partners. तो I think 5 और 6 के ऊपर ये क्वेश्चन है जहां पे कहा गया पार्टनर बनने के लिए या तो आप इंडिविजुअल हो सकते हो या तो आप हो सकते हो बॉडी कॉर्पोरेट. बट कौन सा इंडिविजुअल बन सकता है एलएलपी में पार्टनर? वही पार्टनर बन सकता है जो इंडिविजुअल is not found to be of unsound mind by the court. He is not an undischarged insolvent and he has not applied for adjudication wherein his application is pending. मतलब ऐसे लोग पार्टनर नहीं बन सकते. उसके बाद का है वो मिनिमम नंबर. तो मिनिमम नंबर है कितना? 2 लोगों का. बट कोई भी सिचुएशन में एलएलपी अगर कंटिन्यू करती अपना बिजनेस रन करना, वो भी with less than 2 number of people और 6 months से ज्यादा, तो ऐसे केस में after those 6 months this person is going to be personally liable. He shall be liable personally even for the obligations of the LLP. तो 5 और 6 के उधर आप क्रॉस रेफरेंस दे दो सितंबर 2025 के आरटीपी का. उसके पहले था
मई 2025 का आरटीपी जिसमें डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था स्मॉल एलएलपी, जो मैंने आपको पूछा भी था। ये सब कुछ हमारा रिवाइज हुआ है, नोट्स भी बने हैं और आप लोगों ने अच्छे से बहुत रिवाइज भी किया है। तो दो फिगर्स आपको याद रखना जरूरी है और दोनों के बीच में एंड है। स्मॉल एलएलपी तब मानी जाएगी जब आपका कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 lakhs and the turnover of the immediately preceding financial year does not exceed 40 lakhs। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा आरटीपी में 2025 भी हो गया। अब आप पूछोगे मैम आप लिखा रहे कौन सा हो, तो इसके पहले वाले अटेम्प्ट का आरटीपी देखते हैं, मतलब जैन 2025, वो वाले आरटीपी का क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। चलो, तो ऐसे करके 25 और 26 सारे अटेम्प्ट्स की हमारी आरटीपी हो जाती है। तो आपके नोटबुक्स में आ जाइए और लिखिए जनवरी 25 आरटीपी, जनवरी 25 आरटीपी, उसका आंसर नंबर क्वेश्चन एलएलपी का ये रहा, आंसर नंबर 19। क्या है क्वेश्चन? A LLP is a new form of legal business entity with limited liability. It is an alternative corporate business vehicle that gives the benefits of limited liability at low compliance cost, but allows partners the flexibility of organizing the internal structure. याद है मेरा पूरा इंट्रोडक्शन का पहला सेंटेंस वैसा का वैसा आईसीआई ने क्वेश्चन में डाला है। Keeping in view of the above, define the characteristics: body corporate, mutual agency, foreign LLP and artificial legal person। तो चलो इस आंसर को लिखते हैं। 4 या 5 मार्क का ये सवाल होगा, कोशिश करते हैं। आपके नोटबुक्स में आ जाइए, स्मॉल मार्जिन ड्रॉ कीजिए, लिखिए आरटीपी जनवरी 2025, आंसर नंबर 19। लेट्स चेक इट आउट। ये सारे क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है ओनली बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक बी मोर कॉन्फिडेंट रिलेटिंग टू द राइटिंग पैटर्न। और अगर आपको लग रहा है फिर भी कॉन्फिडेंस लो है, हमने कैसे 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए, 1 लिख रहे हैं, आप बाकी के क्वेश्चंस भी लिखकर कोशिश कर सकते हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। I'll just connect my screen. एक ही मिनट है, अमर को बुलाती हूँ। स्क्रीन कैसे स्विच करते हैं मुझे नहीं पता है। अमर, आईपैड कनेक्ट करना। हुआ? तब तक आप क्या करो, आप मार्जिन तो ड्रॉ कीजिए, मैं भी मार्जिन ड्रॉ कर लेती हूं। आपका मार्जिन तो ड्रॉन है, बट मार्जिन के बाजू में आप लोग जानते हो छोटी सी लाइन मारोगे आप। हुआ? सबसे पहले तो दिस इज आरटीपी जनवरी 25 and you're writing answer 19, first point। unable to connect ही बता रहा है वो, ठीक। एक ही मिनट है बच्चा। हाँ, अब देखो स्क्रीन नजर आ रही है? यस। सो 4 चीजों के बारे में सवाल पूछा है, बॉडी कॉर्पोरेट, म्यूचुअल एजेंसी, फॉरेन एलएलपी और आर्टिफिशियल पर्सन।
अज्यूम करते हैं अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो कितना लिखोगे आप, लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले तो आपको बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में लिखना होगा। मैं चाहती हूं आप लोग सब लिखो, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, लिखो बॉडी कॉर्पोरेट। तो आप लोग जानते हो LLP is a body corporate which is incorporated and formed under the LLP Act, and it's a legal, separate legal person, separate from its partners, which has a perpetual succession. And thus पार्टनर्स के आने जाने से LLP पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बस इतना भी लिख दोगे तो फिर काफी हो जाएगा। लिखो LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि हम LLP के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं ना। फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड under this act and is a legal person separate from its partners, which has a perpetual succession. Thus, the change in the partners does not affect the existence of the LLP. फिर उसके बाद और एक चीज पूछिए, म्यूचुअल एजेंसी। हाँ, वर्चुअल किड्स मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग प्लीज आपस में चैट ना करो और लिखो शुड वी राइट ओनली इन अ ब्लैक पेन। लावण्य पूछ रही है, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, ब्लैक बॉल पेन यूज करना कंपलसरी है। म्यूचुअल एजेंसी, तो अब देखो आप भी बताओ LLP में क्या पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। पार्टनर अगर काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ LLP के लिए काम कर रहा है, वो दूसरे पार्टनर्स के लिए काम नहीं करता है। देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स इन एन LLP। तो आप लिखोगे क्या लिखोगे आप? देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एन LLP। There is no mutual agency between the partners of an LLP। हर पार्टनर जो काम करता है किसके लिए काम करता है? सिर्फ और सिर्फ LLP के लिए, राइट? Every partner is an agent of the LLP alone. Thus, a partner cannot bind the other partners by
हिज एक्स। तो ये आप लिखोगे फॉर म्यूचुअल एजेंसी. You cannot use a highlighter in the examination, okay? But you can underline the keywords. तीसरा जो पॉइंट है, अब देखो मैंने प्रेजेंटेशन भी कैसे किया है, नंबरिंग किया है, हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ा है. तो अगर आपकी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है बट प्रेजेंटेशन अगर अच्छा करते हो तो फिर ओवरऑल ठीक ठाक लगता है आपका पेपर, है ना. तीसरा है फॉरेन एलएलपी. हाँ, ये मैंने रिवाइज नहीं किया. फॉरेन एलएलपी मतलब क्या होता है? ऐसी एलएलपी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. ओके, क्या फॉरेन एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है? हाँ. और अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, क्या फॉरेन एलएलपी पार्टनर बन सकती है इन एन एलएलपी? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. तो हम सारी बातें लिखेंगे. सो फॉरेन एलएलपी, एलएलपी आप लोग पूरा लिखोगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विच इज इनकॉर्पोरेटेड outside India but having a place of business in India is a foreign LLP. और लिखो foreign LLP can become a partner in an Indian LLP. और एक लास्ट चीज जो पूछी है वो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. LLP natural person है या artificial है? Obviously it's artificial. Why is it artificial? Because it is created by process of law. So legal procedure को follow करने के बाद ये LLP का जन्म होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं as an artificial person. जैसे एक person सारी चीजें कर सकता है वैसे LLP भी कर सकता है, except for of course it cannot have kids, it cannot marry, it cannot have a profession like you and me, CA. बट बाकी सारी चीजें जो आप और मैं कर सकते हो वो ये एलएलपी भी कर सकता है. तो आप लिख सकते हो एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस अंडर लॉ. उसका कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो आपको एक्सप्लेन करना है क्यों ये कैरेक्टरिस्टिक है. तो एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन as it is created by a legal process under law and it can do. नहा नहीं सकता, ऐसा लिखना मत प्लीज. इट कैन डू एवरीथिंग. हम लीगल एस्पेक्ट्स में बात कर रहे हैं. इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू, of course except it cannot be sent to jail, it cannot get married, marry आया तो it cannot get a divorce, it cannot have a profession,
like whatever, CA, CS, doctor, lawyer. And yes, that's all about it. So I think 4 या 5 मार्क का ऐसा सवाल आएगा. इट्स अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट को पूछना है रिलेटिंग टू LLP इन योर एग्जामिनेशन. वैसे LLP का वेटेज जो है आप लोग जानते हो वो 5 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन तो कंपल्सरीली LLP एक्ट में से आने ही वाला है. एंड बिलीव मी, LLP इज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्ट. अगर आपने इसको यहाँ पे खत्म कर लिया है बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, बिकॉज ये मार्क्स आपको छोड़ने नहीं चाहिए. क्यों नहीं छोड़ने चाहिए, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ऑलरेडी आपको कहा है, क्योंकि LLP प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे आपके क्लाइंट्स होंगे जिनका खुद का LLP होगा, प्लस ओवर एंड अबव दैट वो तो लॉन्ग टर्म है. शॉर्ट टर्म में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ LLP एक्ट के बाकी सारे प्रोविजंस आपको CA इंटर में पूछे जाने वाले हैं, जिसके वजह से आपको LLP एक्ट के बारे में पता होना जरूरी है, बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ योर CA इंटर सिलेबस. तो ऐसे करके हमारा ये जो रिवीजन है LLP एक्ट का हो जाता है कंप्लीट, है ना. ओहो, थैंक यू सो मच संडे के दिन भी बने रहने के लिए. और एक्चुअली मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी रिवाइज करने वाली थी, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ एक मेडिकल इमरजेंसी घर पे आ गई है. सर की मॉम जो है उनका BP बहुत हाई हो चुका है, 100 उनका BP हो चुका है, जो नहीं होना चाहिए. सो वी आर टेकिंग हर टू पुणे हॉस्पिटल, तो मुझे वहां रश करना पड़ेगा. NI में आज नहीं ले पाऊंगी. हम क्या करेंगे, हम कल भी मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, बट कल हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनरशिप का एक यूनिट 2 बचा है उसका मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगी. उस वीडियो को आप जरूर देख लेना. फिर हम अगर ट्यूसडे वेडनेसडे मिलते हैं तो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की वीडियो देख लेंगे. साथ साथ में आप लोग जानते हो इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है, बट मैं वापस से बताना चाहती हूँ. अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो देयर इज दिस RTP और MTP का सेशन, जिसमें 4 वीडियोस में मैंने पिछले कुछ अटेम्प्ट के RTP और MTP डिस्कस किया है, और बहुत पावर पैक्ड और वैल्यू एडिशन वाले सेशंस है. अगर आपने इन सेशंस को अभी तक नहीं देखा है, ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब इट. इसमें और कुछ नहीं आने वाला है एक्सेप्ट फॉर गुड वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट, मोटिवेशनल गाइडेंस वाला. और अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बेस्ड सेशंस ही यहाँ पर है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है. डू वॉच इट. ये RTP MTP के सेशंस है, ये आप लोगों का CA फाउंडेशन का बाउंस बैक के लेक्चर्स है. तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे अपलोड किया गया है. आई एम श्योर कि आपको जो भी मिलेगा वैल्यू एडिशन ही मिलेगा. सो दिस वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. आज तो इतना ही होगा, बट कल पार्टनरशिप का यूनिट 2 होगा. इफ एवरीथिंग इज ओके हम लोग ट्यूसडे के दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का शाम में रिवीजन कर लेंगे. थैंक यू सो मच. मैं यूट्यूब मैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी कि ट्यूसडे के दिन NI का डिटेल्ड रिवीजन कब होने वाला है. ठीक है, ट्यूसडे के दिन टाइम मैं आपको बता दूंगी. मोस्टली हम 7-7:30 के आसपास करेंगे, 7:30 to 9 और समथिंग लाइक दैट, और 7 to 9 इन द इवनिंग. ठीक है, थैंक यू सो मच for your patient listening. I will see you all soon. Thank you. Bye bye. I'll just rush because I need to go to the hospital.